एमए फाइनल की सभी छात्राओं का स्वागत है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत लिपि प्रकरण चल रहा था, जिसमें विश्व की विभिन्न लिपियों का परिचय हमने जाना। उसके बाद अगला हमारा जो आज का जो विषय है वो है भारतीय लिपियाँ। भारत में जो प्राचीन लिपियाँ थी उनके बारे में आज हम जानेंगे। 3 लिपियाँ, सिंधु घाटी लिपि, क्रोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि, 3 भारत की प्राचीन लिपियाँ मानी जाती हैं, जिनका वर्तमान लिपि के विकास में कहीं न कहीं महत्वपूर्ण योगदान है। सर्वप्रथम सिंधु घाटी लिपि की चर्चा हम करेंगे, उसके बाद खरोष्टी लिपि और उसके बाद देवनागरी लिपि के उत्पत्ति और विकास में अहम योगदान देने वाली या भारत की व्यवस्थित और प्राचीन जो लिपि है ब्राह्मी लिपि, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी लिपि की। सिंधु घाटी लिपि के बारे में कहा जाता है कि भारत में लिखने की कला का ज्ञान लोगों को अत्यंत प्राचीन काल से था और उसी के अंतर्गत सिंधु घाटी लिपि भारतीय लिपियों में सबसे प्राचीनतम लिपि मानी जाती है। इसके प्राचीनतम जो नमूने हैं वो सिंधु घाटी में मिले हैं, यानी कि सिंधु घाटी जो कि पंजाब के मांटगोमरी ज़िले के हड़प्पा और सिंधु के लरकाना ज़िले के मोहनजोदड़ो में प्राप्त जो सीलें थी उनके ऊपर जो लिखावट मिली है वो प्रमुख और प्राचीनतम नमूने माने जाते हैं। विभिन्न जो विदेशी विद्वान थे, हेरास है, लैग्डन है, स्मिथ है, गेंड है, हेंटर है, इन्होंने इसे समझने का और पढ़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आज तक इसे समझने में सफलता नहीं मिली है। सिंधु घाटी की उत्पत्ति के विभिन्न जो मत प्रचलित हैं उनमें 3 मत प्रमुख हैं। एक मत है द्रविड़ उत्पत्ति, दूसरा है सुमेरी उत्पत्ति और तीसरा है आर्य या असुर उत्पत्ति। पहले मत के हिसाब से एच हेरास और जॉन मार्शल दोनों विद्वानों ने कहा कि ये सिंधु घाटी जो लिपि है वो द्रविड़ों के द्वारा इसका विकास किया गया। इस लिपि को बनाने वाले द्रविड़ थे, लेकिन इसका कोई सशक्त प्रमाण नहीं मिला। दूसरा जो विचार है वो सुमेरी लिपि के सुमेरी से उत्पत्ति का है, जिसमें हिंदुस्तानी विद्वान डॉक्टर प्राणनाथ ने सिंधु घाटी लिपि को सुमेरी लिपि से निकला हुआ माना है, क्योंकि वे मानते कि सिंधु घाटी में 4000 ईस्वी पूर्व सुमेरी लोग रहते थे और उन्हीं की भाषा तथा लिपि वहाँ प्रचलित थी, इसलिए सुमेरी लिपि से इसकी उत्पत्ति माननी चाहिए। तीसरा जो मत है वो आर्य असुर उत्पत्ति। कुछ लोगों के अनुसार सिंधु की घाटी में आर्य या असुर रहते थे, जो जाति संस्कृति में आर्यों से संबद्ध थे। असुर और सुर दोनों के बारे में हम चर्चा करते रहते हैं और इन्हीं लोगों के द्वारा इस सिंधु घाटी लिपि का निर्माण किया गया अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए। ये तीनों जो मत हैं वो किसी न किसी रूप में प्रचलित हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता है कि ये लिपि का जो जन्म है या जनक करता है या उत्पत्ति करता है कौन है। सिंधु घाटी लिपि में कितने चिन्ह हैं इसको लेकर के भी विभिन्न विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वान इसकी संख्या 253 मानते हैं, लैग्डन है इसकी 228 मानते हैं, गेंड और स्मिथ 386 की संख्या मानते हैं। यानी कि ये लिपि चिन्ह जो बहुत व्यापक मात्रा में इसके माने जाते हैं, इसके बारे में ये कहा जाता है। तो इस दृष्टि से देखें तो जो सिंधु घाटी लिपि है वो एक प्राचीनतम लिपि है, कहीं न कहीं लिपियों के विकास में उसका महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। उसके बाद दूसरी जो प्राचीनतम लिपि है वो खरोष्टी लिपि है। जैसा कि नाम से विदित है, खर हम गधे को कहते हैं और हिंदुस्तान में तो प्रचलित भी है कि यह जो लिपि है वो गधे के होठ के आकार के उसमें प्रतीक चिन्ह थे, इसलिए उनको खरोष्टी लिपि कहा गया है। खरोष्टी लिपि के जो प्राचीनतम लेख हैं वो सहबाजगढ़ी और मनसेरा में मिले हैं।
आगे चलकर के बहुत से विदेशी राजाओं के सिक्कों और शिलालेखों आदि में लिपि प्रयुक्त भी हुई है। इसका भारत में मोटे रूप से जो प्रचलन रहा वो ये माना जाता है कि 4वीं सदी ईस्वी पूर्व से 3री सदी तक इस लिपि का प्रचलन दिखाई देता है और भारत के बाहर भी कई जगह इस लिपि को देखने में मिला है। कई लोग कहते हैं कि इसका नाम पड़ने के कारण क्या थे, यानी कि खरोष्टी नाम क्यों पड़ा। इस बारे में विभिन्न विद्वानों के जो अलग अलग जो मत हैं, वो किसी ने कहा कि खरोष्ट नामक व्यक्ति के द्वारा इस लिपि का निर्माण किया गया हो, इसलिए खरोष्टी लिपि नाम पड़ा हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि राजबली जो पांडे जिनमें से प्रमुख हैं कि इस लिपि के अधिक जो अक्षर हैं वो गधे के होठ की तरह बेढंगे हैं, इसलिए गधे को खर कहते हैं, इसलिए इसको खरोष्टी लिपि कहा गया। तो इस प्रकार से विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने अलग अलग मतानुसार इसको नामकरण दिया। उसके बाद इस लिपि के जन्म की बात हम करते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कौन से स्रोत थे जिनसे इनकी उत्पत्ति हुई है। इसके बारे में 2 स्रोत माने जाते हैं कि 2 मत प्रमुख रूप से प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें पहला जो मत है वो है कि ये लिपि जो है वो आर्मेयिक लिपि से निकली है, और दूसरा मत है कि ये शुद्ध भारतीय लिपि है। एक तरफ वो विद्वान हैं जो इसको ये मानते हैं कि ये आर्मेयिक लिपि से निकली है, और दूसरा वर्ग ये है कि जो ये मानता है कि यह जो लिपि है वो पूर्ण रूप से भारतीय शुद्ध लिपि है। आर्मेयिक लिपि से निकलने मानने के लिए जो जी वूलर हैं उनका कहना कि खरोष्टी लिपि आर्मेयिक लिपि की भांति दाएं से बाएं को लिखी जाती है। एक तो ये मत देते हैं। खरोष्टी लिपि के 11 अक्षर बनावट की दृष्टि से आर्मेयिक लिपि के 11 अक्षरों से बहुत मिलते जुलते हैं, इस आधार पे भी इससे निकली हुई मानते हैं। आर्मेयिक लिपि खरोष्टी से पुरानी है, इसलिए उस पुरानी लिपि से नई लिपि निकली होगी। तक्षशिला में आर्मेयिक लिपि में प्राप्त शिलालेख से स्पष्ट है कि भारत में आर्मेयिक लोगों का संबंध था, और इस वजह से इस लिपि का जनक आर्मेयिक लिपि को माना जा सकता है। ये 4 बातें इसमें इन्होंने स्वीकार की, लेकिन पूर्ण दृष्टि से अगर देखें तो कहीं भी तर्क संगत ये हमें दिखाई नहीं देता है कि इस लिपि का जो विकास है या जन्म है वो आर्मेयिक लिपि से हुआ। यह लिपि पूरी तरह से वैज्ञानिक लिपि भी नहीं कही जा सकती है, केवल एक तरह से कह सकते हैं कि काम चलाऊ लिपि इसको माना जा सकता है। क्योंकि जो दूसरा जो मत है कि भारतीय लोग इसे कहते हैं कि शुद्ध भारतीय लिपि मानते हैं, तो डॉक्टर राजबली पांडे ने अपनी पुस्तक इंडियन पैलोग्राफी में इस मत का प्रतिपादन किया है। वह मत केवल इस तर्क पर आधारित है कि पूर्व मत की भांति ठोस अक्षरों आधारों की इसमें कमी है, यानी कि कोई ठोस आधार नहीं है, और जब तक कोई ठोस आधार नहीं मिले तब तक हम इस लिपि को शुद्ध भारतीय लिपि नहीं मान सकते हैं। इसके बाद अगली जो लिपि है जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि वह लिपि है जिससे भारत की विभिन्न लिपियों का विकास हुआ। ब्राह्मी प्राचीन काल में भारत की सर्वश्रेष्ठ लिपि रही है। इसके प्राचीनतम जो नमूने हैं वो बस्ती ज़िले में प्राप्त पिपरावा के स्तूप में तथा अजमेर ज़िले के बडली गांव के शिलालेख में मिले हैं। यानी कि दूसरा जो महत्वपूर्ण है, अजमेर ज़िले का बडली गांव जीके की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि इस लिपि का जो प्रचलन है वो 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर के 350 ईस्वी तक इस लिपि का प्रचलन रहा है भारत में। इस लिपि के नाम का आधार क्या रहा, किसका नामकरण कैसे किया इस लिपि, तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जिन्होंने इस संसार का सृजन किया, एक मत विद्वानों का जो मत है कि ब्रह्मा के द्वारा इसका सृजन किया गया, इसलिए इसको ब्राह्मी लिपि कहा गया। दूसरा मत है डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार कि यह जो लिपि है वो ब्रह्म पर आधारित है, यानी कि वेद या ज्ञान, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, वेद या ज्ञान, और उनकी रक्षा के लिए
इस लिपि को बनाया गया, इसलिए इसको ब्राह्मी लिपि भी कहा जाता है। कुछ लोगों ने कहा कि ये साक्षर जो समाज था, ब्राह्मण समाज, उस समाज में अधिक प्रयुक्त होने के कारण, अधिक प्रचलित होने के कारण इसको ब्राह्मी लिपि के नाम से पुकारा जाता है। उपयुक्त सभी मतों को देखने पर हम निष्कर्ष कह सकते हैं कि प्रथम जो तर्क है वो अधिक उचित लगता है, यानी कि पूर्णतः उसको हम उचित नहीं कह सकते हैं, लेकिन अन्य मतों की बजाय उस मत को ज़्यादा हम सशक्त मान सकते हैं। इसके बाद ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेकर के विवाद है, विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। इसमें दो मत प्रमुख रूप से हैं। एक वर्ग ऐसा है जो इसको विदेशी लिपि से इसकी उत्पत्ति को मानता है, और दूसरा वर्ग ऐसा है जो इसकी उत्पत्ति को भारतीय मानता है। विदेशी लिपि से मानने वाले कुछ विद्वानों का मानना है कि चीनी लिपि से बनी है, कुछ कहते हैं कि यूनानी लिपि से बनी है, कुछ कहते हैं कि मिश्रित, यानी कि विभिन्न जो लिपियाँ उस समय प्रचलित थी उनका समग्र रूप से जो मिश्रण था उसको लेकर के इस लिपि का विकास हुआ है। तो कहते हैं कि सामी लिपि, जो सेमेटिक लिपि होती है, जिसके दो भाग थे, उत्तरी सामी और दक्षिणी सामी, तो कुछ लोग इसको उत्तरी सामी से भी इसकी उत्पत्ति को मानते हैं। इसलिए कहते हैं कि क्योंकि उत्तरी सामी जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, और जो कहते हैं कि इस वजह से धीरे धीरे जो ब्राह्मी लिपि है उसकी उत्पत्ति भी इससे मानी जा सकती है। लेकिन ये सभी जो मत हैं वो निराधार है, तर्कहीन है। विदेशी लिपि से इसकी उत्पत्ति को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। दूसरी कि इस लिपि की उत्पत्ति भारत में हुई है, यानी कि भारत में ही इस उत्पत्ति की हुई है। इसका प्रथम जो मत है वो है द्रविड़ीय उत्पत्ति, और इसलिए कहा कि इसके को मानने वाले विद्वानों ने कहा कि द्राविड़ लोगों ने इस लिपि की उत्पत्ति की है, और प्रमुख रूप से उन्हीं के द्वारा इस लिपि का विकास किया गया है, इसलिए द्राविड़ीय उत्पत्ति इसको माना जाना चाहिए। दूसरा जो मत है वो है सांकेतिक चिन्हों से उत्पत्ति, कि विभिन्न प्रकार के जो सांकेतिक चिन्ह उस समय प्रचलित थे, उन सांकेतिक चिन्हों से इसकी उत्पत्ति हुई। क्योंकि इनमें माना जाता है कि देवताओं की मूर्तियां बनाने से पूर्व सांकेतिक चिन्हों द्वारा उनकी पूजा होती थी। जो विभिन्न देवताओं की जो मूर्तियां बनाई जाती थी उनके सांकेतिक चिन्हों के द्वारा पूजा होती थी, जो कई त्रिकोण या चक्रों आदि से बने हुए होते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार की जो विभिन्न जो आकृतियाँ बनी, उन्हीं आकृतियों को धीरे धीरे एक लिपि के रूप में स्थापित किया गया और उस लिपि का विकास हुआ। एक मत यह माना जाता है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि वैदिक चित्रलिपि से उत्पत्ति, कहते हैं कि वैदिक चित्रलिपि से भी इसकी उत्पत्ति को माना जा सकता है, लेकिन इसको भी स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद कुछ विद्वान इसके बारे में कहते हैं कि आर्य उत्पत्ति, जिसमें डाउसन, कर्निघम, लासन, थॉम्स, डासन आदि विद्वानों का मत है कि आर्यों ने ही भारत की किसी पुरानी चित्रलिपि के आधार पर ब्राह्मी लिपि को विकसित किया है। बुलर ने पहले इसका विरोध किया था, उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, और उन्होंने कहा कि जब भारत में चित्रलिपि मिलती ही नहीं थी तो चित्रलिपि से ब्राह्मी लिपि विकसित होने की कल्पना आप कैसे कर सकते हो। लेकिन संयोग से जब हमने देखा कि सिंधु की घाटी में चित्रलिपि मिल गई, और जब चित्रलिपि मिल गई तो डॉक्टर जो वूलर थे उनका जो ये विरोध था वो तर्कहीन हो गया, और उसके बाद इस बात को अधिक स्वीकार किया गया कि जो चित्रलिपि थी उसी से ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ, और विकसित होती होती जो लिपि है वो आज अपनी इस अवस्था में पहुंच गई है। इसलिए ये तीन लिपियां प्रमुख रूप से भारत में रही है, और जो ब्राह्मी लिपि है उस ब्राह्मी लिपि का जो समय रहा वो चौथी सदी ईस्वी पूर्व से लेकर के 350 ईस्वी पूर्व तक, यानी कि लगभग 800 वर्षों तक, 750 वर्षों तक इसका प्रचलन रहा। और इसी ब्राह्मी लिपि से भारत की विभिन्न जो लिपियां हैं उनका विकास हुआ, क्योंकि ब्राह्मी लिपि से चल कर के आगे उसकी दो शाखाएं बनी,
उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। इसी उत्तरी शैली से गुप्त लिपि का विकास हुआ, गुप्त लिपि से कुटिल लिपि का विकास हुआ और कुटिल लिपि से प्राचीन नागरी और प्राचीन नागरी से आधुनिक नागरी का विकास हुआ। इसलिए जो ब्राह्मी लिपि है वो भारतीय लिपियों में सबसे महत्वपूर्ण लिपि मानी जाती है। धन्यवाद।